आज तो मजा आ गया माँ। भाई की शादी हो गई, घर में भाभी आ गई, रोज रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अब तो सुबह उठकर मुझे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भला? उसके आने से तू काम क्यों नहीं करेगी? ओहो माँ, अब भाभी का ही तो काम होता है ना घर का सारा काम करना, तो वो करेंगी, मैं जाकर अपने ससुराल में करूँगी। ये तो ठीक बात नहीं तेरी। जो काम तू करती है वो तो तू ही करेगी। मैं तो अब भी काम को हाथ न लगाऊं। बहुत काम कर लिया मैंने इस घर का, अब नहीं करने वाली मैं कुछ भी। राशि बहुत खुश होती है भाभी के आ जाने से। तो वही सावित्री अपनी बहू रमा को समझा रही होती है कि उसे घर संभालना होगा, क्योंकि वो भी इस घर की बहू है, तो जल्दी से जल्दी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। देख बहू, मैंने तो कर लिया जितना कर सकती थी, लेकिन अब ये घर तेरा है और इस घर को तुझे ही संभालना है। वैसे बहू, तेरी माँ ने कहा था तू खाना बहुत अच्छा बना लेती है। हाँ ठीक है, बना लेती हूँ। अच्छा बहू, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे ससुर जी को तीखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तू उनके लिए तीखा खाना मत बनाइयो। और तेरे पति को तीखा खाना ही पसंद है, इसलिए तू अपने पति के लिए अलग से तीखा खाना बना दियो। दोनों के लिए अलग अलग ही बनाना, क्योंकि जल्दी बनाने के चक्कर में दिमाग चलाया तो तुझ पे ही भारी पड़ सकता है बहू। जी माँ जी। और बहू, तेरे मायके में खाने के बाद मीठा खाया जाता है क्या? अगर वहाँ नहीं खाते तो यहाँ तो हम सब मीठा खाते ही हैं। तो तू खाने के बाद कुछ अच्छा सा मीठा बना दियो और ध्यान रखियो। जी माँ जी। सावित्री अपनी बहू को समझा देती है। फिर बाद में रमा भी घर का काम करने लग जाती है। एक बार रमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी रमा का हाथ जल जाता है। रमा के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तू चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा। तो बहू, तू थोड़ा देख के काम नहीं कर सकती क्या? भगवान ने आंखें दी हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो उनका इस्तेमाल करना ही नहीं है। चल अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से खाना बना। रमा की सास उसे डांट देती है। ये देखकर रमा को काफी बुरा लगता है। वो जल्दी से खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन में देख देख कर डांस करने लगती है। काफी देर तक जब रमा अपने कमरे से नहीं निकली तो सावित्री उसके कमरे में जाती है और रमा को डांस करता हुआ देखकर सावित्री कहती है, बहू ये क्या है? सबने खाना खा लिया लेकिन तूने क्यों नहीं खाया और तू अपने कमरे में नाच क्यों रही है? माँ जी, वो मेरा बचपन से ही सपना था डांसर बनने का, लेकिन शादी हो गई इसलिए डांस छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, सब चीजों की आदत हो गई है, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो बहू, तुझे ये नहीं दिख रहा कि तेरी शादी हो गई है? शादी के बाद अपने परिवार को संभालना चाहिए। यहाँ तू नाचने लग गई, ये क्या सही है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं सबका ध्यान अच्छे से रखती हूँ और ये फर्ज मेरा भी बनता है कि मैं अपना भी ध्यान रखूँ। और फिर वैसे भी डांस अच्छे से सीखने के बाद मैं छोटे बच्चों को डांस क्लासेस देना चाहती हूँ, ताकि थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर का खर्च में हाथ बटा सकूं। अब सिर्फ संदीप जी की सैलरी से तो काम नहीं चल सकता ना, और अभी तो राशि की शादी भी करनी है, तो बस इसीलिए मैंने डांस करने के बारे में सोचा है। अपनी बहू की ये बातें सुनकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब रमा रसोई में खाना बनाने जाती है तो देखती है कि सारा खाना तो पहले से ही तैयार रखा हुआ है। ये क्या खाना बना हुआ है? माँ जी, ये खाना किसने बनाया है? ये खाना तेरी नंद ने बनाया है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्या घर में किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? माँ जी, क्या मैं खाना खराब बनाती हूँ? अरे वंदे भारत, रुक भी जा। रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तू खाना बिल्कुल भी खराब नहीं बनाती है, बल्कि तेरी कल वाली बातों से ना मुझ पे बहुत असर हुआ है। जब तूने इस घर में आते ही इस घर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो हम क्या तेरे बारे में सोच नहीं सकते? मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। समझना क्या है बेटा इसमें? तूने सोचा कि पैसे कमा के घर खर्च में हाथ बटा दिया जाए, और तुझे तो राशि की शादी की चिंता मुझसे ज्यादा है, तो मुझे भी तो तेरी चिंता होनी चाहिए ना, और मुझे भी तेरे बारे में सोचना चाहिए। माँ जी, सच में आप बहुत अच्छी हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। थैंक यू राशि खाना बनाने के लिए। हाँ हाँ, यहाँ सास अच्छी बन गई, यहाँ बहू। मेरा क्या, ये खाना बनाने का बोझ तो मुझ पर आया ना। बहू, तू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब से खाना राशि ही बनाएगी। रमा अब अपना डांस सीखती और मोहल्ले के कुछ बच्चों को भी डांस सिखाने लगती। एक दिन सावित्री के पड़ोसन सुमन आती है और दोनों बात करने लगते हैं। क्या बात है, मैं कब से तेरे घर आई हूँ, ना तूने मुझे चाय पूछी और ना ही पानी के लिए पूछा। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई।
रुक, अभी राशि से चाय के लिए कहती हूँ। राशि क्यों चाय बनाएगी? तेरी बहू क्या मर गई? मतलब वो कहाँ है? वो कहाँ पर गई हुई है? अरे बहुओं के आने के बाद बेटियां थोड़ी घर में काम करती हैं। अब अगर बहू घर में आ गई है तो इसका मतलब क्या सारा काम वही करेगी? कुछ तो काम कर लिया कर। इसका मतलब मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही सुना था। क्या सुना तूने? बता तो सही। पूरे मोहल्ले वाले बात कर रहे हैं तुम दोनों की कि देखो अतरंगी सास बहू की जोड़ी है बिल्कुल। अरे जब घर में बहू है तो अपनी बेटी से काम क्यों करवा रही है तू? कल को ससुराल जाकर तेरी बेटी को घर का काम ही करना है, कम से कम अभी तो आराम दे दे उसे। जरा वो किताब तो लेकर आ। मैं तुझे क्या समझा रही हूँ और तू क्या बोल रही है? कौन सी किताब? वही किताब जिसमें ये लिखा है कि खाना बनाना बहू का काम है, और जहाँ ये लिखा है अगर बहू आ जाए तो उस घर की बेटी कोई भी काम नहीं करेगी। अरे इसी सोच की वजह से तो हमारी ही बेटियां परेशान होती हैं शादी के बाद, क्योंकि सास अपनी बेटियों से कुछ कराती नहीं है और बहू से सारा काम करवाती है। पता नहीं तेरी बहू ने तुझ पर कौन सा जादू किया है, तू तो उसी की साइड ले रही है। अब तू एक बात बता, अगर तेरी बेटी की शादी होती और उसकी नंद उसके साथ कोई काम नहीं करती, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती, तो तुझे कैसा लगता? बात तो तेरी सही है, फिर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सारा काम मेरी बेटी कर रही है और उसकी ननद कुछ भी नहीं कर रही। सच कहूँ तो मैं तो खुद उसकी ननद का गला घोट दूंगी अगर उसने कुछ ऐसा किया तो बस फिर हमारे घर में आई हुई बहू हमारी बेटी है। सुमन अच्छी तरह से समझ जाती है कि सावित्री उसे समझाने की कोशिश कर रही है और शाम का खाना एक बार फिर से राशि बनाती है। सावित्री का पति नरेश, सावित्री का बेटा संदीप सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। राशि सबको खाना परोस रही थी। ये देखकर संदीप कहता है, रमा ये सब क्या है? राशि खाना बनाती है और खाना परोस भी वही रही है और तुम चुपचाप बैठ के खा रही हो। तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे कुछ कर लिया करो, हाथ पांव चला लिया करो। अरे बहू थक गई है, पहले डांस खुद सीखती है, फिर छोटे बच्चों को सिखाती है। और वो बहू क्या चल रहा है आजकल बहुओं का? बोलाओ, कुछ चल रहा है ना बहू? लाइव ऑडिशन माँ जी। हाँ हाँ सही पकड़ी है बहू, यही चल रहा है। तो बहू को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बहू खाना ना बनाए वही सही है। और अगर खाना राशि बना रही है तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है? अरे क्या सही है इसमें? मेरी बेटी खाना बनाए और मेरी बहू बैठ के आराम से खाए, क्या सही है इसमें? ये कहाँ से सही बात हुई? भला तुम ही बताओ। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, लेकिन घर का काम साथ साथ करो, क्योंकि राशि सारा काम अकेले नहीं कर सकती। उस पे कितना असर पड़ता है दिखता है मुझे। भाई हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं। आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। हाँ बहन, चिंता तो होगी ना, तू मेरी बहन है और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आप लोग बताइए, ये खाना क्यों बनाएगी? आपकी बहू खाना क्यों नहीं बना सकती? मुझे अपनी बहन की बहुत चिंता है, ये खाना नहीं बनाएगी। इतनी ही चिंता है ना तो अब से खाना तुम ही बनाओ, मेरी बहू नहीं बनाएगी। क्यों? बहू खाना क्यों नहीं बनाएगी? हम लोग बाहर भी काम करें और घर पर आकर खाना बनाएं। क्यों? मेरी बहू क्यों खाना बनाएगी? और आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि ये बेचारी खाना भी बनाए। माँ जी, आप क्यों मेरी वजह से इतनी बहस कर रही हो? खाना ही तो बनाना है ना। एक काम करती हूँ, खाना मैं ही बना देती हूँ। नहीं बहू, तू खाना नहीं बनाएगी, खाना तो मेरी बेटी ही बनाएगी। और वैसे भी इसकी शादी की उम्र हो रही है और इसे खाना बनाना आना चाहिए। कब सीखेगी अब ये कैसी बात कर रही हो? अब मैं किस किस को समझाऊं? जैसे तुम्हें अपनी बेटी और अपनी बहन की फिक्र है, वैसे ही रमा के परिवार वालों को उसकी फिक्र होगी ना। अगर हमारी बेटी को शादी के बाद ऐसी नंद मिल जाए जो सारा दिन बैठे बैठे ऑर्डर देने लगे, तो उसे क्या अच्छा लगेगा? फिर हमारी बहू को कैसे अच्छा लग सकता है? माँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ माँ, ये तो कभी मैंने नहीं सोचा था। तो सोचो। सावित्री अब अपनी बहू को खाना बनाने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अब अपनी बहू को बहू से ज्यादा बेटी मान चुकी थी। वो बस उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाह रही थी। कुछ दिन बाद रमा का ऑडिशन क्लियर हो जाता है और वो सेलेक्ट भी हो जाती है। एक डांस कंपटीशन में वो हिस्सा लेती है जो टीवी पर आता है। सब लोग रमा को टीवी पर देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी गर्व महसूस करते हैं। वो कंपटीशन रमा जीत भी जाती है और ट्रॉफी लेकर घर आती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, ये ट्रॉफी आपके लिए। जो लोग रमा और उसकी सास को टोक रहे थे उन सभी का मुंह बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद रमा और सावित्री दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। उन दोनों को रात में आते हुए काफी देर हो जाती है।
जब दोनों घर आते हैं तो वहाँ पर सारा खाना तैयार होता है जो संदीप और नरेश ने बनाया होता है। ये सारा खाना आप दोनों ने बनाया है? हाँ, हम दोनों ने ही बनाया है, लेकिन ये नहीं पता कि अच्छा बना है या बेकार। जैसा भी बना है बिना कमी निकाले खा लो। हाँ, आप लोग ना कोई गलती या कमी मत निकालना, क्योंकि ये बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। लेकिन आपने बनाया ही क्यों? क्यों, बहू खाना क्यों बनाएगी? और हम लोग भी कभी कभी आके अगर बहू की मदद कराते तो क्या जा रहा है, राशि को भी इससे हेल्प मिलेगी। हाँ माँ, कल को मेरी बहन भी किसी के घर जाएगी तो मैं भी तो चाहूंगा ना उसे एक अच्छा परिवार मिले जो उसे सपोर्ट करे, उसकी मदद करे। उसी तरह ये हमारे घर आई है तो आप इसे सपोर्ट कर रही थी और हम लोग मुंह बना के बैठे हुए थे, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं समझ चुका हूँ हर इंसान को अपने साथ साथ अपने परिवार को देखने का भी अधिकार है और साथ में खुश रहने का और अच्छे से जीने का अधिकार है। आज से हम लोग की जिंदगी बदल गई और अगर आज हम अपने परिवार को बदलते हैं तो कल समाज बदलेगा, फिर पूरी दुनिया बदल जाएगी माँ, और सभी बेटियाँ अपने ससुराल में जाकर खुश रहेंगी। सावित्री ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। राशि भी समझ जाती है कि उसकी माँ और भाभी ने उसी की भलाई के लिए सब कुछ किया। उसके बाद फिर कभी उस घर में इस बात को लेकर बहस नहीं हुई और वक्त के साथ राशि की शादी भी एक अच्छे घर में हो जाती है। राशि की सास भी बिल्कुल उसका साथ वैसे ही देती है जैसा सावित्री ने अपनी बहू रमा का दिया था, यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब समाज की सोच बदल रही है। गायत्री एक गरीब औरत थी जो अर्चना के घर में नौकरानी का काम करती थी और उससे आने वाले पैसों से वो अपना घर चलाती थी और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय गायत्री अपने काम से घर आती है और घर के बाहर अपने बेटे राम को बैठा देखकर खुश होकर कहती है, बेटा तू कब आया? तूने आने से पहले बताया क्यों नहीं? बता देता तो मैं पहले आ जाती ना। पता नहीं कब से यहाँ अकेला बैठा हुआ है। कोई बात नहीं माँ, अगर पहले बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो मुझे आपके चेहरे की ये खुशी देखने को कहाँ मिलती। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुझे देखकर तो और ठीक हो गई हूँ। लेकिन तू ऐसे अचानक कैसे आ गया बिना बताए? माँ, वो अचानक हमारी क्लास कैंसिल हो गई और कुछ दिन की छुट्टी मिल गई, तो सोचा यहाँ रहने से अच्छा है कि क्यों ना आपके साथ ही बिता लूँ ये कुछ दिन। बहुत अच्छा किया, इस बहाने मैं भी कुछ दिन रह लूंगी तेरे साथ। माँ, आप सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लोगी या अंदर भी चलोगी? क्या करूँ बेटा, तुझे देखकर मैं सब भूल गई। चल अंदर चलते हैं। गायत्री इतना कहकर अपने बेटे राम के साथ घर के अंदर जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज सुबह के समय राम का दोस्त समीर उसके घर आता है और उसे सोते हुए देखकर उसे उठाते हुए कहता है, अजीब इंसान है भाई तू। वैसे तो कभी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती और आज मिल भी गई है तो उसे सोने में गंवारा है। उठ जल्दी। भाई, इतने दिनों बाद तो सुकून से सोने को मिला है, तो अब तेरा क्या मन है, अभी भी ना सो? हाँ, मत सो, जल्दी से तैयार हो जा। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रीटा मूवी देखने जा रहे हैं, तू भी चल, थोड़ा साथ में घूमेंगे, मजा आ जाएगा। यार, तुम लोग मुझे ले जाकर क्या करोगे? मेरा मन नहीं है। तुम लोगों को अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझे लगता है। तू चलता है कि नहीं? अगर तू नहीं चला मेरे साथ तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। समीर के बार बार कहने पर राम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों तैयार होकर मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं, जहां राम की मुलाकात रीटा की दोस्त नेहा से होती है, जिसे देखकर राम देखता रह जाता है और अपने दोस्त समीर से धीमी आवाज में कहता है, भाई, ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो लड़की खड़ी है, ये कौन है? तू जानता है क्या? नहीं भाई, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ भाई। एक काम करता हूँ, रीटा से ही पूछ लेता हूँ। रीटा, ये कौन है? हमसे नहीं मिलवाओगी? हाँ क्यों नहीं, ये मेरी फ्रेंड है नेहा। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है। नेहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है समीर और ये उसका दोस्त राम। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इसका बहुत घूमने का मन कर रहा था, इसलिए मैं इसे भी अपने साथ ही ले आई। होप सो कि तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। नहीं रीटा, हमें क्यों बुरा लगेगा? और तुम्हारी फ्रेंड हमारी भी फ्रेंड हुई ना। एक काम करो, तुम और समीर जाके एंजॉय करो, मैं नेहा के साथ रहता हूँ। ओके, अच्छा है, इसी बहाने इसको भी एक न्यू पार्टनर मिल जाएगा। रीटा इतना कहकर समीर को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेहा और राम आपस में बातें करना शुरू करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नेहा और राम आए दिन किसी न किसी बहाने से मिलने लगते हैं। रोजाना एक दूसरे से मिलने के साथ में वो टाइम स्पेंड करते करते नेहा भी अब राम को पसंद करने लगी थी। एक रोज दोनों पार्क में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी नेहा राम से कहती है, राम,
मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिला है। वरना पापा के जाने के बाद तो माँ ने अपना सारा वक्त बस पापा के बिजनेस को ही दे दिया था। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। और ऐसे ही मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी बात सही है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम मेरी माँ की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। बस कल एक बार मेरे लिए घर आकर मेरी माँ से मिल लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं कल ही समय से आकर तुम्हारी माँ से मिलता हूँ। अगले दिन सुबह राम इस बात से अनजान कि नेहा और कोई नहीं, उसकी माँ की मालकिन अर्चना की बेटी है, जहाँ वो नौकरानी का काम करती है, उससे मिलने उसके घर जाता है। सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गायत्री सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी माँ को वहाँ देखकर राम बहुत हैरान था और सोफे से खड़े होकर कहता है, माँ, आप यहाँ काम करती हैं? माँ, ये तुम्हारी माँ है? हाँ आंटी जी, ये मेरी माँ है। क्या बात है बेटी, बड़ी अच्छी पसंद है तेरी। तुझे अपने घर के नौकरानी का बेटा ही मिला था शादी करने के लिए? ये शादी कभी नहीं हो सकती। माँ, आप ऐसा मत कहिए, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। गायत्री आंटी ने हमेशा मुझे एक बेटी जितना प्यार दिया है। माँ, आपने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर अर्चना डर जाती है और ऊपरी दिल से शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही समय निकलता है और समय के साथ नेहा और राम की शादी की तारीख तक तय हो जाती है। यूं ही समय और निकलता है और राम और नेहा की सगाई के एक दिन पहले अर्चना गायत्री को बुलाकर कहती है, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ की है, इसलिए अपनी औकात कभी मत भूलना। और मैं चाहती हूँ राम और नेहा की सगाई और शादी सब हमारे ही घर से हो। मालकिन, मुझे भी पैसों का कोई लालच नहीं है और माफ करिए, लेकिन सगाई तो मेरे घर ही होगी। हमारे यहाँ की रस्म है कि सगाई के लिए लड़की वाले ही आते हैं लड़के वालों के घर। खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने का बहाना ढूंढ लिया इसने। तुम्हारे जैसे गरीब और उसकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारे घर से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने गरीब बेटे की सगाई बिना किसी रुकावट और तमाशे के कैसे पूरा करती हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के प्यार में मुंह बंद कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया नहीं। अर्चना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अपनी बेटी नेहा और अपने सभी रिश्तेदारों को लेकर अर्चना गायत्री के घर जाती है, जहाँ की फीकी और सिंपल सजावट देखकर सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे सुनाने के लिए वो गायत्री को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर सगाई की अंगूठी पर जाती है और गायत्री की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए अर्चना वो अंगूठी चुरा कर अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद सगाई की रस्म शुरू होती है, जिस पर पंडित गायत्री से कहता है, गायत्री जी, अंगूठी ले आइए, सगाई का मुहूर्त निकल रहा है। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आती हूँ। गायत्री इतना कहकर अंगूठी लेने के लिए कमरे में जाती है और वहाँ अंगूठी ना पाकर वो परेशान हो जाती है और बाहर आकर रोते हुए अपने बेटे से कहती है, राम बेटा, कमरे में अंगूठी नहीं है, लगता है अंगूठी चोरी हो गई। गायत्री, कितना झूठ बोलोगी? जिनकी अंगूठी देखने की औकात ना हो वो अंगूठी कहाँ से खरीदेगी? मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अंगूठी खरीदी थी पर वहाँ नहीं है जहाँ रखी थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारे मेहमान चोर हैं जिन्होंने तुम्हारी सस्ती सी अंगूठी चुरा ली? आप लोग बहस करना बंद करिए, सगाई का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, अब यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं होगी। जहाँ हमारे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं, उस घर में हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। चल बेटी, मैं तेरी शादी एक अच्छे से घर में करवाऊंगी। अर्चना इतना कहकर अपनी बेटी नेहा का हाथ पकड़कर जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नेहा अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से में कहती है, बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी और कितना मजाक उड़ाएंगी इन गरीबों का। मैं इतनी देर से इसीलिए चुप थी कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास खुद से हो जाएगा, लेकिन आपको एहसास तो क्या, पछतावा तक नहीं है। मैंने क्या किया है जो मुझे पछतावा होगा? माँ, आपने ही सगाई की अंगूठी चुराई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने सिर्फ इनकी बेइज्जती करने के लिए इतना बड़ा तमाशा किया,
लेकिन आप ये भूल गई कि इनके साथ साथ आपकी बेटी की भी इंसल्ट हुई है। इसका मतलब तो यही है ना कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने पैसे से प्यार है। नेहा की बात सुनकर अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गायत्री से माफी मांगती है। साथ ही उसे उसकी सगाई की अंगूठी भी वापस करती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी खुशी सगाई को करते हैं और इस तरह से गरीब गायत्री के बेटे की सगाई की रस्म पूरी होती है।